नमस्कार मित्रों चलिए आज एक ऐसे महान साहित्यकार को नमन करते हैं जिसका जिक्र अक्सर हम करते हैं, लेकिन कई बार सही मौके पे उनको हम भूल जाते हैं। आज भगवती चरण वर्मा का दिन है, उनके नाम है, तो उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी चित्रलेखा फिल्म देखें, चित्रलेखा उपन्यास पढ़ें और या फिर उनका भूले बिसरे चित्र वो कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो वो और भी गज़ब का है। उस पर इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला था और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं मित्रों। अब सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात जो इनमें थी वो ये थी कि कभी संकोच नहीं करते थे किसी दोस्त की खुली बात का। बड़े फक्कड़ किस्म के, फ़कीर अलमस्त किस्म के लोग, और मन में ना कोई अहम, लेकिन किसी भी बात का गंभीरता से नोटिस लेना ये एक आदत ज़रूर थी। तो इनके एक दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में ही इनके साथ ही पढ़ते थे और बाद में पढ़ाते भी रहे, भगवान साहब। भगवान साहब भी बाद में बहुत बड़े आदमी बने। बहरहाल उनके बारे में जिक्र आज की इसमें उचित नहीं रहेगा। भगवान साहब उनको ये कहते थे कि यार तुम लोग बड़ा खूबसूरत लिखते हो, हिंदी में साहित्य की, अच्छे साहित्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं एक जो विदेशी लेखक जिनका जो व्यापक कैनवस है, बहुत बड़ी बड़ी बात वो कर जाते हैं और आप लोग कई बार वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वंचित रह जाते हो। वो इसलिए कि आप लोग पढ़ते कम हैं। और भगवान साहब ने जिक्र किया एक फ्रेंच उपन्यास का जो सेंट थियास के जीवन पर आधारित था। उनका कि वैसी रचना, वैसी कृति आपको हिंदी में आम तौर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बारे में अध्ययन करना और ये सारी चीज़ें ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हिंदी के लोग। अब इन्होंने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया। ये तो गलत है, मैं ये सिद्ध करूँगा कि ये गलत है। हिंदी वाले कहीं भी लिखने में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि उनका स्तर जो है वो नीचे रह जाए। और उन्होंने इस वक्त, उस वक्त, उन दिनों में चित्रलेखा लिखा, और जब चित्रलेखा लिखा और जब बीच गुप्ता और कुमारगिरी के माध्यम से उन्होंने जीवन की जो हकीकत थी, सच्चाइयाँ थी, जीवन का जो दर्शन था, उसको जिस ढंग से बयान किया, भगवान साहब स्वयं हतप्रभ रह गए। कहते हैं भाई मैं मान गया। तुमने ऐसी चुनौती स्वीकार की कि सृजन की दुनिया में तुम कहीं कहीं विदेशी लेखकों को भी पीछे छोड़ गए। और यही कारण हुआ मित्रों कि ये चित्रलेखा जो है अपने समय का इतना सबसे चर्चित, रुचिकर, सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उपन्यास तो बना ही, उस पर 2 बार फिल्म बनी। 2 बार एक ही उपन्यास को फिल्माया जाना ये बड़ी अजीब बात होती है। एक बार तो मुझे पहली बार का याद नहीं है, लेकिन दूसरी बार जो थी वो फिल्म जब निर्माता उसके गए इनके पास कि ये कहानी हमें इस पर चित्र बनाने की इजाज़त दे दीजिए। केदार शर्मा थे निर्माता। तो केदार शर्मा ने जब इनसे आग्रह किया कि दोबारा फिल्म बनाने का इरादा है दादा नए ढंग से, उन दिनों ये मकान बना रहे थे, अपना आवास बना रहे थे, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस आवास का नाम मैं चित्रलेखा को समर्पित करूंगा। और मकान के बाहर इन्होंने वो जो बाहरी दीवार थी उस पर चित्रलेखा का नाम पत्थर से बाकायदा खुदवाया और उसको रखा और उसको लगातार देखते रहते हैं। और उसके बाद इन्होंने वो शुरू किया, लेकिन 4 पैसे आते थे और खर्च हो जाते थे। जब भी पैसे ख़त्म होते मकान का निर्माण वहीं रुक जाता। जब केदार शर्मा इनके पास आए तो केदार शर्मा से इन्होंने पूछा भाई पैसे कितने दोगे, ये बताओ मुझे क्या मिलेगा। तो केदार शर्मा ने कहा जी 10,000 रुपया, क्योंकि ये पहले भी फिल्म बन चुकी है, मैं 10,000 से ज़्यादा उचित नहीं समझता। बाकी आप कोई ना नुकर करेंगे तो 1,000-1,500 और मिल जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो सम्मानित राशि है, सम्मानजनक, वो 10,000 ही है। इन्होंने 10,000 पे निर्णय किया कि तो 11 साढ़े 11 छोड़ो, वो चक्कर में मैं नहीं पड़ता, तुम यकमुश्त 10,000 देते हो, 10,000 दे जाओ, क्योंकि मेरा मकान रुका पड़ा है। मैं 10,000 में मेरी एक और अंदर कमरा पड़ जाएगा। उन दिनों में निर्माण भी बहुत महंगा नहीं होता था। तो निर्माण हो गया, फिल्म का निर्माण भी हो गया और मकान भी छोटा मोटा उसमें जो कमरा डालना चाहते थे वो भी बन गया। बाहर चित्रलेखा लिखा भी गया। मतलब इस तरह से लोग जीवन यापन करते थे कि अगर एक कृति बहुत सफल, बहुत चर्चा में भी आ गई
तो इन लोगों का दिमाग ऐसा नहीं था कि ख़राब हो जाए या अहम के मारे वो अपनी अकड़ के चलना शुरू कर दें और आम सामान्य पाठक या सामान्य प्रशंसक की परवाह न करें, ये बातें नहीं थी। बड़े विनम्र भी थे और विनम्रता का ये परिणाम था कि अक्सर इनसे लोग राय लेने भी आ जाया करते थे। अब देविका रानी बड़ी चर्चित अभिनेत्री रही हैं, आपको इस बात में मालूम है। अब देविका रानी 1944 के आसपास की बात है। देविका रानी को तलाश थी कि कोई अच्छा सा कैरेक्टर मिले, अच्छा सा एक्टर मिल जाए जिसके साथ मैं काम कर सकूं, क्योंकि जितने भी आ रहे हैं आजकल अभिनेता उनमें कोई प्रतिभा का थोड़ा सा अभाव है या मुझे नहीं जच रहे। तो इन्होंने देखा कि तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा आदमी जचता है। तो वो कहती है एक लड़का है, उसको आप देखिए, अगर आपको जचे तो मैं उसको साथ काम करना एक अभिनेता के रूप में पसंद करूँगी। लड़का देखा इन्होंने, नाम यूसुफ खान, और बड़ा अजीब लगा इनको। और इनकी अपनी भी रिजर्वेशंस थोड़ी सी थी कि कम से कम ये यार नाम जो अजीब सा लगता है, ये लगता है कि कहीं कोई वो पठान टून तो नहीं है कम वक्त और सिर्फ ज़्यादा एक्टिंग ना कर पाए, अभिनय ना कर पाए, तो ये बात बनेगी नहीं। कहीं इसने अपनी अकड़ में या अपने वो स्वाभिमान जो पठानों का होता है उससे ढंग से बात की, तो ये इसमें तो वही संवाद डायलॉग ऐसे हैं जो बड़े नाजुक होते हैं, जिनकी प्रस्तुति उसी ढंग से करनी होती है। तो इन्होंने कहा अच्छा इसका नाम बदल देते हैं। तो इन्होंने उसका नाम दिलीप कुमार रख दिया और दिलीप कुमार यूसुफ खान उस दिन से, जिस दिन भगवती चरण वर्मा ने नाम रखा उस दिन से वो दिलीप कुमार हो गए। और फिर उनको थोड़ा सा इन्होंने समझाया भी कि मेरा नाम तेरा बदलने का मकसद कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, तुम अपना नमाज पढ़े जाओ, जो मर्ज़ी करो, वो एक अलग मामला है। लेकिन वो जो पुरानी जो आदतें होती थी ना एक पठानों की कि बड़े स्वाभिमान से जीना है, तो उसको थोड़ा सा भूल कर, क्योंकि ये फिल्म है और इसमें संवादों को और किसी भी भूमिका को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ निभाना होता है जितनी संवेदनशीलता के साथ लेखक ने उसको लिखा है। खैर बहरहाल मतलब यह है कि उनकी ज़िंदगी में, दिलीप कुमार की ज़िंदगी में इनका भूमिका थी इनकी। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में भी बहुत भूमिका थी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन हमेशा इनको अपना बड़ा भाई मानते थे। और इतना ज़्यादा कि हरिवंश राय बच्चन का पूरा परिवार भी भगवती चरण वर्मा जी के प्रति समर्पित होने लगा। और इतने समर्पित है कि ये बड़ी गहरी बातें बड़ी आसानी से कह जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन एक बार किसी भी समारोह के सिलसिले में लखनऊ में आए, चर्चा का विषय वो बन चुके थे, तो उनको पता चला कि भगवती बाबू अस्पताल में दाखिल हैं। तो उन्होंने जो किया वो तो उसका ज़िक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, किसी लेखक के सम्मान के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वो बाकायदा सारे काम छोड़कर उन्होंने पहला काम ये किया कि अस्पताल गए ताकि इनका देखें। और अस्पताल में जाती बार वो बड़े बड़े फलों के टोकरे और बहुत कुछ ले गए सम्मान के स्वरूप, और उनको प्रणाम किया, उनके चरणों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया, और बाद में फल जो हैं कुछ तो उनके पास रख लिए, बाकी सारे के सारे फल स्टाफ में बांट दिए। और स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स बड़े प्रसन्न कि आज तो इतना बड़ा अभिनेता हमारे अस्पताल में आया है, तो हमारा तो मान बढ़ गया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उसके प्रभाव मंडल में जो भी व्यक्ति आता था वो प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। और बाकी बातें चलिए छोड़ भी दें, और लंबी बातें करेंगे इनके बारे में तो कोई समाप्त होने का नाम नहीं लेंगी। और चित्रलेखा का क्या हुआ वो आपके सामने है कि बाद में वो भवन भी तोड़ दिया गया और सबसे पहला जो हथौड़ा था वो चित्रलेखा वाली दीवार पे पड़ा। और वो एक प्रकार से वो हमारे भारतीय जो एक प्रकार से दृष्टिकोण है साहित्यकारों के बारे में कि हम लोग बड़ी एक सामान्य से ढंग से लेते हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। और चित्रलेखा है वो दीवार, और चित्रलेखा का जो इबारत थी वो सारी की सारी एक हथौड़े की मार से टूट गई। चलिए बाकी इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं जो लोकप्रिय अपने अपने वक्त में हुई। विपथगा के नाम से एक संकलन था, उसमें कर्ण और द्रौपदी की बातें भी थीं, और महाकाल नाम से एक इनकी कविता थी, उसका भी चक्कर था।
और इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी भैंसा गाड़ी, वो भी उसी में थी, बड़ा चर्चा उसके हुआ। और इसी प्रकार से प्रेम संगीत, मानव, कई संकलन इनके आए। और कुछ लोगों ने इनको प्रगतिवाद से जोड़ा, कुछ लोगों ने नियतिवाद से, डेस्टिनी को जो मानते थे उनसे जोड़ दिया, कुछ लोगों ने उनको रूमानी कवि घोषित कर दिया, कुछ लोगों ने मस्ती का कवि फक्कड़ कह दिया, अलग अलग रूपों में लिया। लेकिन इनका जब इनसे पूछा गया कि आपको कौन सा रूप इसमें पसंद है, तो इनका एक ही कहना था कि मुझे तो मानववाद सबसे ठीक लगता है भाई, बाकी बातें छोड़िए। चलिए, और इनकी जो भी ज़िक्र है रचनाओं का करने लगेंगे तो कहीं समाप्त नहीं होगी। अंत में जाते जाते इनकी एक कविता का जिक्र कर लेते हैं। कविता भी वह जो बड़ी लोकप्रिय रही और लोगों को ज़बानी याद भी हो गई कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कि आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम दीवानों की क्या हस्ती। और अंतिम लाइन है, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धन्यवाद।